नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक से परिचित कराने का प्रयास करते हैं और साथ ही उनकी उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं युवा सर्जक गौरव सिंह का। गौरव ईश्वरपुर साई हरदोई उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू महाविद्यालय से पूरा किया और परास्नातक की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की। अपनी साहित्यिक अभिरुचि को विकसित करने का सबसे अधिक श्रेय गौरव इन्हीं दो संस्थाओं को देते हैं। स्नातक के दौरान इन्होंने विभिन्न महाविद्यालयों में संपन्न होने वाली साहित्यिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। गौरव के भीतर काव्य लेखन की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ी भूमिका इनके शिक्षकों की है। हाल ही में बनासजन ने इनकी 10 कविताओं को अपनी पत्रिका में स्थान दिया है और ऑनलाइन माध्यम के कई सोशल मीडिया चैनल्स ने अपने पेज पर गौरव की कविताओं को स्थान दिया है। साहित्य, कला, राजनीति और इतिहास इनके प्रिय विषय हैं। अध्ययन और लेखन से इतर इनकी रुचि खेलों में भी है। तो आइए दस्तक के इस मंच से हम अपने युवा सर्जक गौरव सिंह से सुनते हैं उनकी ये कविताएं। मैं प्रार्थना की भाषा में तुम्हारी हथेलियों को स्पर्श करता हूँ और पाता हूँ कि नियति ने उस पर से मेरा नाम मिटा दिया है। मेरी बाहें किसी अज्ञात भय की भाषा में धीरे धीरे खुलती हैं। आलिंगन की भाषा में तुम सब कुछ ठीक हो जाने की झूठी सांत्वना देती हो। आंसुओं की भाषा में मेरी आंखें सवाल करती हैं कि आखिर क्यों हर कुमुदनी को अंततः मुरझाकर सूख जाना होगा। तुम्हारा मौन बुद्ध की भाषा में बुदबुदाता है। तेरी गाथा की कुछ अव्याख्येय पंक्तियाँ मृत्यु की भाषा में, मृत्यु की शाश्वत भाषा में हमारी प्रेम कहानी भी खत्म हो जाती है। उम्मीदों के टूटने की भाषा में कोई तंज कसता है। ऐ इश्क तेरे अंजाम पर रोना आया। तुम्हारे चले जाने के कई महीनों बाद तक मैं हर रोज़ विक्षिप्त की भाषा में सड़क के चक्कर काटता रहा। दुख इंसान को मांझता है या नहीं, मुझको सचमुच इसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन अपने सबसे उदास दिनों को जीते हुए मैंने यह जाना है कि दुख दीमक की तरह मनुष्य की समूची भाषा को चाट जाता है। वह व्याकरण के सारे नियमों को गड्ढमड्ढ कर देता है। दुखी लोग अक्सर ठहाकों की भाषा में सिसकते हैं। उनके पैर आत्मविश्वास की भाषा में कांपते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने की प्रक्रिया में उनके वाक्य के विशेषण क्रियाओं से जूझ पड़ते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने की प्रक्रिया में उनके वाक्य के विशेषण क्रियाओं से जूझ पड़ते हैं। मैं किसी भाषा वैज्ञानिक की तरह नहीं, ना ही किसी मनोवैज्ञानिक की तरह, बल्कि सिर्फ एक मनुष्य की तरह जिसके पास दुखों का हालिया अनुभव है। मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी दुख पर सिर्फ इसलिए मत हंसना कि वो तुम्हारी भाषा के व्याकरण में नहीं अटता। मेरी दूसरी कविता केदार जी को समर्पित है। ध्वनियों के विराट संसार से हमने उधार ली है भाषा। आकाश गंगाओं की गति से लिया है चलना। किसी जीवाश्म के गर्भ से पाया है जीवन। पत्थरों के अनायास घर्षण से मिल गई है आग। धोखे से छिटक गए किसी लवण से मिला है स्वाद। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से पाया है जीवन का अर्थ। प्रेमासक्त क्रौंच की मृत्यु से मिली है सृष्टि की पहली कविता। कि जब भी मेरे गांव में बनती है सड़क, समकोण पर कटी हड़प्पा की सड़कों में होती है हरकत। जब भी घर में पकना होता है भोजन, माँ आदिम आग के ढेर से उठा लाती है आग। पिता ने जब जाने दिया था मुझे शहर, रोती थी घर की अलमारी में रखी मानस की चौपाइयाँ। और पति के लिए बोझ ढोती एक मजदूरन का पसीना फरहाद की उसी अधूरी नहर में गिरता है। प्रिय केदार, आज कुछ लिखते हुए मैंने महसूस की है आपकी बात कि कैसे घटित हुई थी वो अप्रत्याशित घटना जब तुमने उठाया था एक शब्द को और पिछली शताब्दी का समूचा वाक्य विन्यास विचलित हो उठा था। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लोकतंत्र एक खास तापमान पर पकता है। उनकी खाने की प्लेटों में सजने वाला हर एक पकवान एक खास तापमान पर, एक खास समय में, एक खास प्रविधि से पकाया जाता है। कुछ खास किस्म की भेड़ें
उनकी सर्दियों के लिए ऊन ढोती हैं। एक विशेष जानवर की चमड़ी से बनते हैं उनके चमड़े के जूते। एक खास तरह की कपास से उनके कुर्ते और एक खास नाई काटता है उनके बाल। खास तरह के इत्र, घड़ियों और कमीज़ों के बीच दमकता है उनका चेहरा। पेट को भाड़े में देकर अधकचा बेस्वाद खाना। जब कुछ लोग सड़कों पर गरीबी, रोजगार, भूख और इंसाफ के नारे लगाते हैं और मानवाधिकार की बातें करते हैं, उन लोगों को जिनकी हर अदा में कुछ खास है, विरोध का यह तरीका ठीक नहीं लगता है। वे टेलीविज़न पर आकर चिल्लाते हैं कि प्रदर्शन का ये तरीका ठीक नहीं, विरोध करने का एक खास तरीका होता है। मेरे कुनबे का सबसे अनुभवी बुजुर्ग समझाता है कि लोकतंत्र एक खास तापमान पर पकता है। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे साथ बारिश को सोखती पहाड़ की चट्टानों को देखा, तुम्हारे साथ पहाड़ से रिसती जलधाराएं देखीं, साथ ही में नदी की शोर करती लहरों को सुना, ऊंचाई से प्रस्तरों पर गिरते झरनों की आवाज़ें सुनी। बारिश के बाद धरती से उठने वाली गंध दोनों को प्रिय है। धूल में लौटने वाली एक चिड़िया मुझको ज़्यादा पसंद है। शाही को देखकर तुम्हें रोमांच होता है और मुझे सिहरन। मैं बहुत सी जगहों पर तुम्हारे साथ गया, मैंने बहुत सी चीज़ों को तुम्हारी आँखों से देखा। उस वक्त भी जब मेरी आँखें कुछ भी नहीं देख रही थीं, तब वो अपनी हर अदेखी चीज़ को तुम्हारे साथ देखने का स्वप्न देख रही थीं। तुम्हारे साहचर्य में यात्रा करते हुए मैंने जलधाराओं का संगम देखा था, नदी का उद्गम देखना शेष रह गया था। समतल मैदानों में हाँफती नदी हमने देख ली थी, समुद्र की गोद में उसका विश्राम और नदी की आँखों में तैरती नींद दोनों देखना शेष रह गया था। अब जबकि प्रेम को लेकर तुम संशयग्रस्त हो, साथ देखे गए सारे स्वप्न भी संकट में हैं। मुझे इन सबसे अधिक दुख इस बात का है कि नदी संकट में है।